हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। दोस्तों, हमेशा की तरह ये एग्ज़ाम से पहले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो हमेशा करवाता रहता हूँ वो एक बार फिर से लाया हूँ। क्लास 11वीं का है ये, और आपको पता ही है कि एग्ज़ाम आपका 2-3 दिन में होने जा रहा है, 17 तारीख को। तो इसलिए जो केवी का एग्ज़ाम कुछ दिन पहले जो हुआ है, 10 दिन तो हो ही गया होगा, 10-12 दिन, तो उन्हीं क्वेश्चनों को आज सॉल्व कर रहा हूँ केवी के स्कूल का। और यही क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। जाहिर सी बात है, ये 60 क्वेश्चन है और 60 में से कम 20-25 तो नहीं, लेकिन 15-20 तो आ ही सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को सही से देखिएगा। और इस बार ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं बच्चों के लिए आया है, केवी वालों के लिए। जिसने बढ़िया तरीके से पढ़ा उनके लिए तो बहुत बढ़िया एग्ज़ाम गया था। ठीक है, लेकिन देखने वाली चीज़ है और देखते हैं हम। और प्लीज़ एक बार सही से पढ़िएगा, जो भी क्वेश्चंस है उसको एक बार उतार भी लेना। ठीक है, ताकि याद कर सको। 2-3 दिन एग्ज़ाम रह गया, बस बढ़िया तरीके से याद करो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हमेशा की तरह 60 क्वेश्चन है। ठीक है, 60 में से 40 क्वेश्चन ही मेरे ख्याल से 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलते हैं टीचर्स। ठीक है, 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जिसमें से 40 में से नंबर दिया जाता है, ऐसा कुछ है। और 90 मिनट का क्वेश्चन है, 90 मिनट में हमें सॉल्व करना होगा इसको। और चलिए देखते हैं फटाफट, बिना देरी किए हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे थोड़ा सा भी यार, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करते हुए चलो। भैया बहुत मेहनत करता है आप सबके लिए। और कोई भी अगर टॉपिक अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है, किसी पर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ एक बार संपर्क करें, कांटेक्ट करें, जो भी करना वो करो, लेकिन करो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, मेसोपोटामिया के हथियार मुख्य रूप से किससे बने होते थे? तो याद रखिएगा, मेसोपोटामिया का जो हथियार है वो तांबा से बना हुआ होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उरुक शहर की शहरी अर्थव्यवस्था द्वारा हासिल किया गया तकनीकी मील का पत्थर क्या था? तो वो याद रखिएगा, कुम्हार का पहिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में आता रहता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। जो क्वेश्चन 3 है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। क्वेश्चन क्या है कि 2000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर फला फूला था? तो वो था मारी शहर। ठीक है, मारी मारी ओ मेरी मत मारी, मत मत मारना अपना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मेसोपोटामिया का शासक जो 2370 ईसा पूर्व में अक्कद का राजा बना वो था सरगोन। ठीक है, यानी सारगोन वगैरह लिखा रहता है, आप जरूर देखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्ना, देखो ये इन्ना नहीं है, इसका पूरा नाम होना चाहिए था इन्नाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्ना लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ये किसकी देवी थी ये क्वेश्चन आ रहा है, तो सबको पता होता है कि इन्नाना प्यार और युद्ध की देवी थी। और एक और देवता के बारे में बताया गया है जिसे उर कहते हैं। ठीक है, उर चंद्रदेव थी। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का निर्माण कब हुआ? तो 5000 ईसा पूर्व हुआ था। आपको पता है कि शहरों कस्बों का जो विकास हुआ था वो 5 ईसा पूर्व हुआ था, और जब कस्बों का विकास हो रहा था तभी मंदिरों का निर्माण भी शुरू हुआ था। ठीक है, तो 5000 ईसा पूर्व जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, मेसोपोटामिया की जो शुरुआती शहरों के लोगों द्वारा निर्मित मुख्य मंदिर निम्नलिखित में से कौन था? देखो बच्चे, इसमें कोई ऑप्शन मतलब जो जितने भी दिया गया है ऑप्शन है ही नहीं। इसमें आंसर होना चाहिए था चंद्रदेव, लेकिन कहीं पे भी नहीं है, उर लिखा रहना चाहिए था। तो चंद्रदेव है इसका आंसर, इसका ऑप्शन मैं नहीं मानता हूँ ये सब है। अगर इनमें से कोई एक्चुअली ऑप्शन है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है चारों में से। क्वेश्चन का आंसर चंद्रदेव है, इतना तो मुझे पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता क्या नहीं है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता देखो बच्चे, नगरों का निर्माण पूर्व नियोजित ढंग से हुआ था। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि नियोजित ढंग से मेसोपोटामिया की सभ्यता नहीं हुआ था। ठीक है, निर्माण मिट्टी के ईंटों के द्वारा हुआ था। वहाँ के
जो भी निर्माण वगैरह हुआ था किसी भी चीज़ का, घरों वगैरह का या रोड वगैरह का, वहाँ पे मिट्टी की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत है। लेकिन हाँ, एक चीज़ सही है इसमें कि अधिकांश घर एक मंजिला ही था। तो शुरू के दो कथन गलत है, इसीलिए इसमें ऑप्शन जो हमारा ए है 1 और 2 वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेसोपोटामिया की जो लिपि है उसकी विशेषताएं बताना है। तो देखो, मिट्टी की पट्टिका पर तो लिखा ही जाता था, आपको भी पता है। लेकिन दूसरा कथन देखो, बाएं से दाएं ओर लिखा जाता था, और ये दोनों ही सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित भाषा को पहचाने। तो यह हिब्रू और अरबी परिवार भाषाओं के समूह की भाषा थी। ठीक है, और यह अशोक के स्तंभों पर देखी जा सकती है। तो वो आरामाइक भाषा था। ठीक है, चलो 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 चलते हैं। नेक्स्ट है, मठवाद के मूल्य और उद्देश्य के बारे में अनिश्चितता बढ़ रही थी कब? तो 14वीं सदी में। नेक्स्ट है, एक गिल्ड यानी श्रेणी किसका संघ था? तो शिल्प और उद्योग का। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक फ्यूडल सोसाइटी किसने लिखा था? तो वो लिखा था मार्क ब्लॉक ने। ठीक है, मार्क ब्लॉक ने फ्यूडल सोसाइटी नाम का पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट है हमारा, यूरोप ने भूमि उपयोग में परिवर्तन 2 क्षेत्र से 3 क्षेत्र प्रणाली स्विच कब किया? तो देखो बच्चे, 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में या सदी के बीच में यूरोप में जो तकनीक था खेती का बहुत पुराना था। ठीक है, और उस समय खेतों को 2 भागों में बांट दिया जाता था। आधे भाग पे साल भर खेती होता था और आधे भाग को बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाता था। फिर अगले साल खाली ज़मीन पर खेती किया जाता था, और जो अभी करके गए हैं जिस खेत पर, उसको 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता था। इस तरह से पहले खेतों को 2 भागों में बांटा जाता था 10वीं शताब्दी तक, 10वीं सदी तक। लेकिन 11वीं सदी से खेतों को 3 भागों में बांटा जाने लगा था। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, 11वीं सदी इसका आंसर रहेगा। 15वां क्वेश्चन है कि लॉर्ड द्वारा नाइट को जो भी दिया जाता था भूमि, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे फीफ कहा जाता था। ठीक है, फीफ। चलो आगे बढ़ते हैं। भिक्षु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे, लोगों को धर्म उपदेश देते थे, दान पर रहते थे, सॉरी। इन भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो वो याद रखना, फ्रायर्स। ठीक है, फ्रायर्स याद रखिएगा। उस विद्वान का नाम बताइए जिसने यह तर्क दिया था कि इतिहास केवल राजनीतिक इतिहास के बारे में नहीं बताता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, महान लोगों के जीवन के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो वो है मार्क ब्लॉक ने अपने फ्यूडल सोसाइटी में ये बात कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैथेड्रल शहर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो उन व्यापारियों को जो जाता है जो धर्म के आड़ में अपना व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा, धर्म की आड़ में व्यापार को बढ़ावा देने का अभियान। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 की नई कृषि प्रौद्योगिकी में क्या शामिल किया गया था? तो इसमें तीनों ही चीज़ें शामिल किया गया था, यानी ऑप्शन इसका डी सही रहेगा। 20वें क्वेश्चन है, डैश ने कस्बों और गांव में रहने वाले पादरियों के विपरीत अलग थलग रहने का विकल्प चुना। तो वो था भिक्षु वर्ग है जो समाज और शहर से बिल्कुल एकांत में रहना पसंद करते थे। समाज और शहरों में नहीं रहते थे वो। ठीक है, एकांत जीवन जीना पसंद करते थे ये भिक्षु लोग। 21वें क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़े और पहचाने। ये वे सार्वजनिक स्थान या क्षेत्र थे जहां प्रशिक्षित लोग जंगली जानवरों से लड़ते थे और अंततः में उन्हें मार गिराते थे।
उनके द्वारा विकसित उत्कृष्ट बाहुबल और कौशल भी विशेष अवसरों पर वहाँ एकत्रित लोगों द्वारा देखा गया और इस प्रकार उन्होंने मनोरंजन किया और इसे कालीजियम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 511 से 774 ईस्वी में अरबों ने किस जनजाति को नष्ट कर दिया? तो गौल यानी फ्रांस, पुराना नाम है फ्रांस का गौल। तो गौल के जनजाति था एक फ्रैंक और इटली का एक जनजाति था लोमबार्ड्स। ठीक है। इनको अरबों ने समाप्त कर दिया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंटाइन के बारे में क्या सही नहीं है? तो याद रखिएगा तीनों ही चीज़ें जो इसमें कथन दिया गया है वो सही नहीं है, एक बार जरूर पढ़िएगा। ऑप्शन इसका जो क्वेश्चन हमारा 24वां है वो है किस नदियों ने उत्तर की ओर से रोमन साम्राज्य की सीमा बनाई? तो राइन नदी और डैन्यूब नदी है, यानी 1 और 3, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। 25वां क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? ठीक है। तो यूनानी भाषा यानी ग्रीक और लैटिन भाषा यानी लैटिनी, ये दोनों भाषाएं बोली जा रही थी। पूर्व में बोला जा रहा था यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा और पश्चिम में बोला जा रहा था लैटिन भाषा। ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही रहेगा। ठीक है। पश्चिम में ग्रीक, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी क्या है? ग्रीक भाषा पूर्व में बोला जाता था, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। लेकिन जो एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई से जो कीज हमें मिला हुआ है उसमें ऑप्शन इसका ए बता रहा है। आप एक बार ज़रूर बताइएगा कि पूर्व और पश्चिम में क्या बोला जाता था वहाँ पे। मुझे लगता है कि भाई पूर्व में ग्रीक भाषा बोला जाता था यानी यूनानी भाषा, और पश्चिम में लैटिन भाषा। एक बार ज़रूर मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट में। देखता हूँ कौन बता पाता है। 26वां क्वेश्चन है कि तीसरी शताब्दी के मध्य का स्पेनिश जैतून का तेल मुख्य रूप से एक कंटेनर में लाया जाता था और वो कंटेनर ड्रेसल 20 कहा गया। ठीक है। पता है क्यों कहा गया? क्योंकि ये कंटेनर जो टूटे हुए थे इनको जोड़ने वाला जो व्यक्ति था, ठीक है, इतिहासकार था या फिर वो जो पुरातत्वविद थे, उनका नाम था हेनरिक ड्रेसल। तो उन्हीं के नाम पे रख दिया गया ड्रेसल 20। ठीक है। 27वें क्वेश्चन है कि सेंट ऑगस्टाइन उत्तरी अफ्रीकी शहर के बिशप थे। ठीक है। वो हिप्पो था। हिप्पो एक शहर है। ठीक है। तो हिप्पो शहर के बारे में पूछ रहा है ये। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बनाने वाला सम्राट कौन था? कॉन्स्टेंटाइन था वो। और कॉन्स्टेंटाइन पे दो बात तो कम से कम याद कर ही लेना कि कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म की स्थापना किया था या बनाया था, अपनाया था। और नेक्स्ट सोने की मुद्रा चलाया था। ये जरूर याद रखना आप। जूलियस सीजर के बारे में पूछ रहा है कि भाई क्या हुआ था जूलियस सीजर के बारे में? तो उनकी हत्या कर दिया गया था सीनेटरों के द्वारा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है और एनसीईआरटी के क्विज में कुछ और ही आंसर दिया जा रहा है। तो एक बार इसके बारे में भी जरूर आप आंसर जरूर करना। ठीक है। इसमें क्या है? मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया सही। ठीक है। क्वेश्चन 30 की अगर बात करें तो डैश का एक कानून श्रमिकों को ब्रांडेड होने के लिए संदर्भित करता था ताकि उन्हें पहचाना जा सके कि वे कब भागते हैं और छिपने की कोशिश करते हैं। तो ये 398 में हुआ था ये सब चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 खलीफाओं को क्रम से व्यवस्थित करना है। तो देखो सबसे पहले अबू बकर आया था, जो गलत लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिंट में, और अबू बकर के बाद उमर आया था, अबू बकर, अबू उमर, फिर अबू उस्मान, फिर अबू अली आया था। यानी 3-1-4-2 यानी ऑप्शन बी सही है इसका। 32वां क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से सबसे रूढ़िवादी इस्लामी कानून का डैश स्कूल था? तो वो मलिकिस था। ठीक है। मलिकिस याद रखिएगा, इस्लामी कानून का सबसे पुराना ये चीज़ था, रूढ़िवादी था ये चीज़। निम्नलिखित में से कौन इस्लामी जगत की साहित्यिक कृति नहीं है? तो किताब उल बुखारा नहीं है, बाद बाकी तीनों इस्लामी जगत की कृति है। निम्नलिखित छवि को पहचाने। तो मक्का, मदीना, काबा, दमिश्क। देखो काबा एक धार्मिक पवित्र स्थल था, बाद बाकी तीनों जो बच गया वो शहर है। तो काबा इससे विपरीत बिल्कुल है, अलग है, तो इसलिए काबा इसका आंसर रहेगा।
इस्लामी इतिहास क्षेत्र में अर्ध ऐतिहासिक कार्य, तो वो जीवनी था। ठीक है, तो जीवनी पर आंसर जरूर लगाइएगा आप। नेक्स्ट है, खलीफा मुआविया ने अपनी राजधानी को हस्तांतरित किया। तो देखो, मुआविया से पहले कूफा था। ठीक है, अरब साम्राज्य का राजधानी अली के टाइम में ये बनाया गया था कूफा। लेकिन जब मुआविया जब शासक बनता है तो दमिश्क को राजधानी बनाता है अरब साम्राज्य का। तो दमिश्क इसका आंसर रहेगा। महिला संत सूफी जिन्होंने अपनी कविताओं में ईश्वर के एक साथ जुट होकर ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम का उपदेश दिया था, और वो है राबिया। क्योंकि नीचे के जो तीन हैं, आयशा, फ़ातिमा और खादीजा बेगम, ये तीनों इस्लाम धर्म को अपना रखे थे, तो वो सूफी संत को क्यों बढ़ावा देगा। ठीक है, तो राबिया इसका आंसर है। और तीसरा क्वेश्चन है बच्चे, केंद्रीय इस्लामी भूमि में परिचालित तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो वो डेनारियस कहा जाता था। ठीक है, डेनारियस याद रखिएगा। पहलवी भाषा कहाँ का था, ईरान का था। ठीक है, तो प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा था पहलवी। तो इसका आंसर सही से याद कर लो इसका। नेक्स्ट है, बेयत अल कीमा था, क्या था। तो ये एक पुस्तकालय सह विज्ञान संस्थान था। ठीक है, और इसकी बात करते हैं। देखो, फीप क्या होता है। तो फीप होता है बच्चे नाइट को जो दिया जाता था ना, ज़मीन का टुकड़ा, वो। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ज़मीन का नाइट फीप को दिया जाता था। तो नाइट और फीप एक साथ मिलेगा। और ज़मीन का टुकड़ा को फ्यूड कहा जाता है। यहाँ पे फ्यूड है, हाँ, डी में फ्यूड है, तो फ्यूड से ये होगा। फिर फ्रांस होगा, गॉल से चिपकेगा। बाद बाकी केंद्रीय की एक जनजाति यूरोप इंग्लैंड में बस गई। ठीक है, तो वो क्या है, तो वो एंगल्स और सेक्शंस होगा। ठीक है, तो इसका मिक्सर मैंने कर दिया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। बुबोलिन प्लेग के रूप में तबाही के क्या परिणाम नहीं है देखे गए। तो देखो, जब ये प्लेग फैला था यूरोप में, तो बहुत सारा जनसंख्या कम हो गया था। ठीक है, और इसलिए श्रमिकों की भारी कमी हो गया था। लेकिन ऑप्शन 20 का देखा जाए तो जनसंख्या में वृद्धि हो गया, ये लिखा हुआ है। तो ये जनसंख्या में कमी हुआ था। बाद बाकी सही है, परिणाम स्वरूप श्रमिकों की संख्या कम गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत माना जाएगा। नेक्स्ट, चलो आगे चलते हैं। कथन 1 में कहा गया कि यूरोपीय लोग मेसोपोटामिया को खाते में महत्वपूर्ण मानते थे, और किन मामलों में। तो देखो, पुराने नियम में सीमर नाम का उल्लेख किया गया था शहर की। ठीक है, और सुमेर भी वैसे मिलता जुलता था। तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। और 44वें का यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी को भी अगर पता है इसके बारे में तो प्लीज़ एक बार कमेंट में राइट करो कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मुझे थोड़ा सा इसके बारे में जानना पड़ेगा मुझे सही से। तो प्लीज़ एक बार इसका 44वें का आंसर ज़रूर बताना। 45वें की अगर बात करें तो देखो, निम्नलिखित में से कौन अब्द अल मलिक के सिक्के की विशेषता नहीं है। तो नहीं है ये पूछ रहा है। तो ओके, तो चांदी में जो दिनार था और सोने में दिरहम कहा जाता था, ये चीज़ गलत है इसका। ठीक है, ओके, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भाई इसको व्यवस्थित ढंग से करना है क्रम के अनुसार। तो देखो, सबसे पहले सीनेटर आएगा, सीनेटर के बाद घुड़सवार आएगा, फिर आदरणीय लोग आएगा, और फिर गुलाम आएगा। ठीक है, तो ये आप एक बार मैच कर लेना सही से। अब सेक्शन 3 आ जाता है जो पैसेज है, और पैसेज में आप सब इतना समझदार है ही हो कि इसको पढ़कर आप सही बिल्कुल करेक्ट आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ यार एक बार इसको देखो, सही से समझो, और वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ इस भाई के लिए एक बार लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करो। प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू सो मच इतना सारा वीडियो देखने के लिए हमारा। और ऐसे ही वीडियो देखना है तो प्लीज़ एक बार कमेंट में राइट करना कौन सी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए। तो चलिए लास्ट, थैंक यू।